बच्चों पहले लेसन में भौतिक जगत की बात चल रही है, हैं? तो इसमें जो है आज की वीडियो में हम बता रहे हैं आपको कि प्रकृति के जो मूल बल हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है बल के बारे में बताता हूँ। बल हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके अनुसार हम जो है बहुत सारे कार्य करते हैं। बल की आवश्यकता हमें जो है प्रतिदिन जो है किसी न किसी रूप में जो है दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बल की परिभाषा बताता हूँ। देखिए, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। हमारे भौतिक विज्ञान में बल को जो है प्रकृति के अनुसार देखा जाए कि मूल बल, देखिए बल बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन मूल बल जो फंडामेंटल फोर्स हैं उनको जो है कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे ये 4 बल कौन कौन से हैं दिमाग में रखेंगे आप। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, ये 4 बल हो गए। तो अगर हम देखें तो जितने भी बल आपको जो है आगे अध्ययन करने के लिए मिलेंगे, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई जो है जरूर निकलकर सामने आपको आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल, आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो आप कह सकते हैं कि जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन न्यूटन के नियम के अनुसार देखा जाए तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया बच्चों, और गुरुत्वाकर्षण के नियम को देते समय यह बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल पृथ्वी ही जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है, अर्थात यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल पृथ्वी ही आकर्षित कर लगा सकती है, यह बात नहीं है। बल्कि उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तुएं हैं, है ना, तो उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह कुछ बातों पर निर्भर करता है। कभी कभी 2 पिंडों के बीच अधिक बल कार्य करता है और किन्हीं 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम कार्य करता है। तो आखिर गुरुत्वाकर्षण बल किस बात पर निर्भर करता है, इसको पता किया किसने, न्यूटन ने। और न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण नियम दिया और बताया कि 2 वस्तुओं के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। यदि हम मान लें यहाँ पे यदि 2 पिंड हैं, 2 वस्तु हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r है। जैसे यहाँ एक m1 द्रव्यमान का पिंड रख दिया गया और यह इनके बीच की दूरी जो है r हो गई। यहाँ पे m2 द्रव्यमान का पिंड है, तो वह पिंड जिसका जो एक द्रव्यमान m2 है, तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, यह अनुक्रमानुपात है m1 × m2, और यह व्युत्क्रमानुपात जो है कि कहने का मतलब कि r²। दोनों नियमों को अगर हम संयुक्त कर दें तो यह अनुक्रमानुपात m1 m2 बटा में क्या होगा, r²। अर्थात यह अनुक्रमानुपात चिन्ह हटाएंगे बच्चों तो यह बराबर क्या होगा, g m1 m2 अपान क्या है, r², जहाँ g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसको आगे भी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले लेसन से जो है कि आपको जो ये बात समझ में आ रही है कि हाँ हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे चल के जो है लेसन में समझने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल का मतलब क्या है। देखिए बच्चों कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आवेश है वह गतिमान है
तो गतिमान होने के कारण उस पर जो है कि कहने का मतलब यह कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश जो है फिर से गतिमान होना चाहे, दूसरा आवेश पहले आवेश के चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर एक जो है कि बल लगने लगता है, अर्थात चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र को और चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको मैं बताऊं कि जैसे वैद्युत नियम अगर लिया जाए दो आवेशों के बीच में, तो कूलाम का नियम आता है, ठीक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह है। इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो कूलाम के नियमानुसार F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाते r²। दोनों नियमों को संयुक्त करें तो F अनुक्रमानुपाते Q1 Q2 अपान r² या F बराबर के Q1 Q2 अपान r², जहाँ F जो है वैद्युत बल है, K जो है नियतांक है, Q1 पहले आवेश का परिमाण है, Q2 दूसरे बिंदु आवेश का परिमाण है, R दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा जो मूल बल है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। जानते हैं बच्चों, आपको पढ़ाया गया होगा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में यह बताया गया था कि परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। तो अगर हम देखें तो कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो है नाभिक में एक साथ रहते हैं, इनके बीच एक बल कार्य करता है, जो बल इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर क्या किया रहता है, बांधे रखता है। ऐसे बल को हम ही क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। तो सीधे शब्दों में भी आप कह सकते हैं कि वह बल जो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है, उस बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रबल नाभिकीय बल अगर तुलना करें हम, है ना, तो जो है 3 बलों में गुरुत्वाकर्षण बल जो है बच्चों क्षीण बल होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल जो है बहुत ही प्रबल बल है। लेकिन अब तक ज्ञात सभी बलों में सबसे प्रबल बल जो है नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल दो प्रोटॉनों के बीच आवेश पर निर्भर नहीं करता, दो प्रोटॉनों के बीच उतना ही कार्य करता है जितना कि दो न्यूट्रॉनों के बीच या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच। अर्थात ये ध्यान रखिएगा कि जो नाभिकीय बल है वह वैद्युत बल की तुलना में 100 गुना ज्यादा प्रबल होता है। दूसरी बात है कि वैद्युत नाभिकीय बल जो है आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि नाभिकीय बल बच्चों मैं आपको बताऊं कि लघु परासी होता है। लघु परासी का मतलब क्या है, बहुत दूर तक यह कार्य नहीं करता है, बल्कि इस छोटे से क्षेत्र में, नाभिक के छोटे से क्षेत्र में यह कार्यरत है। और अब तक ज्ञात सभी बलों में सबसे प्रबल बल जो है हमारा नाभिकीय बल। अब मैं क्षीण नाभिकीय बल बताता हूँ आपको। कुछ नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियोएक्टिव क्षय जब होता है तो बीटा क्षय होता है, या नाभिकीय मूल कणों के बीच भी यह बल कार्य करता है। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं कि कहने का मतलब क्षीण नाभिकीय बल कहा जाता है। और क्षीण नाभिकीय बल भी जो है प्रबल नाभिकीय बल की तरह ही लघु परासी होता है। अब बच्चों जो है कि मैं बताने जा रहा हूं आपको कि भौतिक नियमों की क्या है प्रकृति। देखिए भौतिक नियमों की जो नेचर होता है, उसका जो प्रकृति होती है, अगर देखा जाए तो वह कुछ संरक्षण के सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो भौतिकी में जो है कि 5 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला है ऊर्जा संरक्षण,
दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण, और तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण, चौथा है बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, और पांचवा है हमारा आवेश संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण क्या है? जैसे आपको मैं बताऊं कि आप जानते होंगे कि इस पूरे विश्व की अगर ऊर्जा देखी जाए तो कहीं से एनर्जी उत्पन्न होती है, कहीं पे नष्ट भी होती है। तो आपको लगता है कि ऊर्जा को हमने उत्पन्न कर दिया, ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वैसे देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो है हमारा कौन है? सूर्य है। तो सूर्य से ऊर्जा जब हम प्राप्त कर लेते हैं बच्चों, तो उस ऊर्जा का हम किसी न किसी रूप में रूपांतरण कर देते हैं, फिर वह ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। यह मत समझिएगा कि इस संसार में जितनी भी ऊर्जाएं हैं आप उत्पन्न कर रहे हैं या उसे नष्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसमें अगर हम देखें तो यह चीजें आपको आगे आएंगी भी, हमने आपको बताया है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए पहला लेसन आपको बता रहा है कि इन सब संबंधित चीजों से आपको आगे जो है कहने का मतलब इसका विस्तृत स्वरूप दिखाई देगा। यह रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि बाहर से कोई बल नहीं लग रहा हो तो किसी निकाय का संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब यह है कि रिजर्व न बढ़ेगा न क्या होगा, घटेगा। अर्थात ऊर्जा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए बच्चों तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। इसी को हम रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आगे चल के आपको जो घूर्णन गति पढ़ाई जाएगी, तो जैसे रेखीय गति में बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी तरह से घूर्णन गति में बच्चों बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। जो कार्य रेखीय गति में जो है बल करता है वही जो है घूर्णन गति में जो है बल आघूर्ण कार्य करता है। और पिंड जो है किसी घूर्णन अक्ष के परितः क्या करता है? चक्कर लगाता है। जैसे कुम्हार का चाक है, देखेंगे तो एक किली पे टिका हुआ, वो चारों ओर चक्कर इस तरह से लगाता है। फैन है, वो अभी जो कहने का मतलब किसी धुरी के चारों तरफ घूमता है। साइकिल का पहिया है जो एक धुरी के चारों तरफ जो घूर्णन गति करता है। तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि हम यहाँ बता दें कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में जो है किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित होता है। इसे हम कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यदि बाह्य बल आघूर्ण उपस्थित नहीं होगा तो उसके कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, न घटेगा न क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने आपको द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण बताते हैं। आपको इसके बारे में हमने शुरू में ही बता दिया था कुछ, लेकिन फिर भी आप यहाँ जानिए। न्यूटन आइंस्टीन के अनुसार अगर देखा जाए कि इन्होंने बताया कि जब ऊर्जा विलुप्त होती है तो उसके तुल्य द्रव्यमान उत्पन्न होता है। और इन्होंने बताया कि जब द्रव्यमान नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सीधा भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यदि आप 5 किलो लकड़ी जलाएं तो उससे प्राप्त होने वाली जो है राख है वो अभी 5 किलो नहीं होगी, अपेक्षाकृत उससे काफी कम हो जाएगी। इसका मतलब उसका द्रव्यमान क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि लकड़ी जल गई, कोयला जल गया। तो जल गया तो गया कहाँ? वास्तव में अगर देखा जाए तो द्रव्यमान नष्ट हुआ है तो किसमें कन्वर्ट हो गया है? ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। यही चीज इन्होंने न्यूटन आइंस्टीन ने बताया कि जब ऊर्जा विलुप्त होती है तो उसके तुल्य द्रव्यमान उत्पन्न होता है, और जब द्रव्यमान नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपको बताया गया था। E बराबर क्या है? mc², जहाँ m ऊर्जा है, E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है,
और c प्रकाश की चाल है। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला पॉइंट है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इसमें देखा जाए तो कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, माने विलगित निकाय, विलगित माने ऐसा निकाय जिसके आसपास कोई निकाय हो ही नहीं। जैसे हम कह दें कि ऐसा घर जिसके आसपास कोई हो ही नहीं, बिल्कुल अकेला एक घर हो, तो उसे कह सकते हैं विलगित, अर्थात जिससे कोई पड़ोस वाला आदान प्रदान न कर सके, अर्थात जब रहेगा ही नहीं तो देन लेन का कोई सवाल ही नहीं है। तो किसी विलगित निकाय में जो भी आवेश रहता है वो न तो घटता है न ही क्या है बढ़ता है। तो किसी विलगित निकाय का आवेश संरक्षित होता है, इसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये पांचों सिद्धांत आपको जो है आगे मिलेंगे बच्चों, लेकिन इसे आपको जानने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि भौतिक विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार हैं जिनको आपके व्हाट्सएप पे जो है भेजा जाएगा। उसके लिए जो है कि आप देख लीजिएगा, उसे भी लर्न करना अति आवश्यक है।